हेलो दोस्तों, तो नमस्कार। आपका स्वागत है क्रिएटिव एसिड क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो आपके सीटेट टेट और डीएलएड बीएड के एग्ज़ाम्स में भी आते हैं और अक्सर आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अपना टॉपिक जो है। तो हमारा टॉपिक है अधिगम। अधिगम यानी लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है और यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। और प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन अपने जीवन में नए नए अनुभव सीखता रहता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता रहता है। यह अधिगम सीखना कहलाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि व्यवहार में होने वाले परिवर्तन ही अधिगम कहलाते हैं। यानी कि आपका व्यवहार दिन प्रतिदिन कैसे, किस चीज़ पे क्या बदलाव कर रहा है, क्या कर रहा है, आप पहले किस तरह से सीखते थे, आप किस तरह से सीखते हैं, यही आपके बीच का जो सीखना हो गया, यही अधिगम कहलाता है, यानी लर्निंग। ठीक है। सीखना वह मानसिक क्रिया है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ और अपने अनुभवों से लाभ प्राप्त करते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सीखना एक मानसिक क्रिया है। आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं कि सीखना एक मानसिक क्रिया है। फिर इसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता हुआ अपने अनुभवों से लाभ प्राप्त करता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। यानी कि आप टॉपिक में इस तरह से लिख सकते हैं कि सीखना एक मानसिक क्रिया या प्रक्रिया है। फिर सेकेंड में लिख सकते हैं कि इसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है। फिर थर्ड में लिख सकते हैं बालक अपने अनुभवों से लाभ प्राप्त करते हुए जो व्यवहार में परिवर्तन करता है, वही सीखना यानी लर्निंग होता है। ठीक है। अब हम कुछ वैज्ञानिकों, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार देखते हैं कि उन्होंने सीखना यानी लर्निंग की क्या परिभाषाएं दी हैं। तो वुडवर्थ के अनुसार क्या है? वुडवर्थ के अनुसार हम जानते हैं कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्या है? सीखना विकास की प्रक्रिया है। स्किनर के अनुसार हम देखेंगे सीखना व्यवहार में सामंजस्य की प्रक्रिया है। गिट्स के अनुसार क्या है कि सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन है। यानी कि आप तभी सीखेंगे जब आप उस पर अनुभव करेंगे या फिर आपको प्रशिक्षण के द्वारा कोई चीज़ बताई जाएगी, आपको सिखाई जाएगी कि सीखना होता क्या है। यानी कि आप कुछ सीखेंगे, प्रशिक्षण करेंगे, जैसे डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर लिए या कर रहे हैं, तो आपके जो व्यवहारों में परिवर्तन आया है, यही सीखना कहलाता है। ठीक है। और क्रो एंड क्रो के अनुसार देखते हैं क्या है। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। यानी कि जो आपने आदत और ज्ञान अपने अंदर अभिवृत्ति का अर्जन किया हुआ है, वही आपका सीखना कहलाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वुडवर्थ आते हैं, स्किनर्स आते हैं, और क्रो एंड क्रो, इन तीन डिफिनीशन में से दो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा आते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आ ही जाते हैं। ठीक है। तो अब हम देखते हैं अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं। योकम व सिम्पकन योकन व सिम्पसन के अनुसार अधिगम की विशेषताएं निम्न प्रकार से बताई गई हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं इन चार बिंदु को, अधिगम परिवर्तन है। यानी कि आप सीखेंगे तो आपके व्यवहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। कोई चीज़ आप अगर सीखते हैं, ग्रहण करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में जो हुए हैं विकार परिवर्तन, वही आपका अधिगम कहलाता है। दूसरा बिंदु हम देखते हैं अधिगम विकास है। यानी कि आप कोई अपने अंदर अपनी क्षमताओं का कुछ भी आप ग्रहण करते हैं, सीखते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, तो आपके अंदर हुए जो बदलाव हुए हैं उसको आप कह सकते हैं कि अधिगम विकास है। तीसरा बिंदु देखते हैं अधिगम संपूर्ण जीवन चलता रहता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अधिगम जो है वो, यानी कि हम सीखते तो हर उम्र रहते हैं, हर हर लहजे में हमको कोई ना कोई कुछ सिखा के चला जाता है। कभी कोई छोटा सिखा दिया, कभी कोई बड़ा सिखा दिया। यानी कि आपको जीवन पर्यंत सीखने का अनुभव मिलता रहता है। यानी कि आप कह सकते हैं सीखना जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है। और चौथा बिंदु देखते हैं अधिगम सार्वभौमिक है। यानी कि जो आपने सीखा हुआ है, जो अधिगम होता है, वो सार्वभौमिक व्यापकता की ओर दृष्टिगत करता है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं अधिगम सार्वभौमिक है। नेक्स्ट पांचवा बिंदु आप देख सकते हैं कि अधिगम अनुकूलन है। आप अधिगम को अनुकूलन की तरह देखते हैं, यानी अनुकूलित करते हैं। छठा बिंदु आपका है अधिगम अनुभवों का संगठन है। संगठन मतलब क्या होता है कि संगठन मतलब होता है कि आप एक से अधिक चीज़ों को एक साथ एकत्रित करना ही संगठन होता है। तो अधिगम अनुभवों का संगठन यानी आपके जीवन में जो अनुभवों, यानी कि आपने जितना अनुभव किया हुआ है उसका एक संगठन होता है। यानी कि वो एकत्रित होते हैं। आपके जीवन में अनुभवों का एकत्रीकरण ही अनुभवों का संगठन कहलाता है। सातवां बिंदु आपका अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। आप अधिगम यानी लर्निंग, सीखना तभी आप स्टार्ट करते हैं जब आपका कोई उद्देश्य होता है, या उसमें और कुछ भी सीखेंगे भी तो वो एक उद्देश्य की पूर्ति करता है। तो आप कह सकते हैं कि अधिगम उद्देश्यपूर्ण है। ठीक है। और आठवां बिंदु आपका है अधिगम विवेकपूर्ण है। यानी कि आप सीखेंगे, कुछ भी करेंगे, सामाजिकता के तौर पर सीखेंगे, तब भी आपके अंदर एक विवेक उत्पन्न होता है। कोई चीज़ अगर सीखी जाती है तो वो विवेकपूर्ण होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिगम विवेकपूर्ण है। नौवां बिंदु आपका हो गया कि अधिगम खोज करना है, अन्वेषण करना है, एक्सप्लोर करना है।
कह सकते हैं ना कि अधिगम खोज करना है। यानी आप अगर सीखेंगे तो जो चीज़ें आपको नहीं पता है, ये चीज़ें कैसे होती हैं, क्या होती हैं, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो आपसे मिलेगा तो पूछेगा ये चीज़ें क्या है, कैसे है, क्यों होता है, तो उसके अंदर एक क्यूरिसिटी उत्पन्न होती है कि ये चीज़ें होती क्या हैं, कैसे होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अधिगम खोज करना है। जब तक आप खोज नहीं करेंगे कोई चीज़ें सीखी नहीं जा सकती। यानी कि एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको निकलना ही पड़ता है। ठीक है। 10वां बिंदु आपका है कि अधिगम नवीन कार्य करना है। अधिगम नवीन कार्य करना है। जब आप किसी चीज़ को सीखेंगे तो पहले से तो आपको आती नहीं होती है कि आप उस पे अपनी विचारधारा या फिर अपने हिसाब से उसको कर लेंगे, आपने अनुभव किया है पहले से। तो हम कहेंगे कि कोई काम करेंगे तो आपको नवीन कार्य करना पड़ेगा। यानी कि आपको कहीं जाना है, मान लीजिए कि वो आपको निकलना है किसी शहर से किसी शहर के लिए, तो आपको वहाँ के रोड, कोई रोड के बारे में पता नहीं होगा, बस के बारे में पता नहीं होगा, ट्रेन के बारे में नहीं। माना कि आज के समय में स्मार्टफ़ोन चल रहे हैं तो लोग गूगल बाबा, चैट जीपीटी सब जगह से सर्च कर लेते हैं। तो यह भी एक प्रकार से नवीन कार्यों में आना है। यानी कि आप जो चीज़ नहीं जानते हैं उसको करने के लिए आपने कौन कौन से रास्ते अपनाए, तो यह आपके आ जाता है कि अधिगम नवीन कार्य करना है। ठीक है। अब हम देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि लर्निंग, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। आपको पेपर में ऐसे भी आ जाता है लिखने को, सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए या विस्तारित कीजिए या बताइए अधिगम को प्रभावित करने के कारकों का उल्लेख कीजिए। तो आप इन सबको बिंदु वाइज लिख सकते हैं। इसमें आपको ज़्यादा लिखना नहीं होगा क्योंकि डीएलएड के पेपर में टाइम कम मिलता है। आप जितने संक्षेप में लिख पाएँ, जितने अच्छे से लिख पाएँ, आप उतने अच्छे से लिख लीजिएगा। तो हम देखते हैं कौन कौन से कारक होते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्न कारक होते हैं जिनके द्वारा अधिगम में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है और कुछ कारक अधिगम में सहायता भी प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो हम पहला बिंदु देखते हैं, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। अधिगम को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। दूसरा है परिपक्वता। तीसरा है सीखने की इच्छा। फोर्थ है मोटिवेशन। मोटिवेशन भी सीखने को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कोई चीज़ आप अंदर से मोटिवेट नहीं होंगे तो आप सीखने को तत्पर नहीं हो सकते हैं। और विषय सामग्री, विषय सामग्री भी अधिगम को प्रभावित करने वाली कारकों में से एक है। छठा टॉपिक आपका है सीखने के लिए उचित वातावरण। सातवां बिंदु जो है शारीरिक तथा मानसिक थकान। आठवां जो है सीखने की विधि। अब आपको सीखने की विधि कौन कौन सी हो सकती है? कहानी विधि, खेल विधि, कविता विधि, कोई भी विधि आप लें तो ये सीखने में मददगार होती है। नौवां आपका जो सीखने को प्रभावित करने वाला कारक है वो बुद्धि है। 10वां है आपका अभ्यास। यानी कि अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर आप सीख नहीं सकते, और आपका सीखा हुआ जो चीज़ है अभ्यास नहीं करेंगे तो वो भूल भी जाएगा। ठीक है। आइए अब हम जानते हैं सीखना और परिपक्वता। तो देखते हैं, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से शुरू हो जाती है। विद्यालय में बच्चे अध्यापक द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। यानी कि बच्चा जब विद्यालय में जाता है तो वो सीखने से बिल्कुल अबोध रहता है, तो टीचर के द्वारा जो होती हैं वो अनुकरण करके सीखता है। यानी कि हम कह सकते हैं सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से मृत्यु तक चलती है। ये कोर्स से जो है ये आपका कई बार सीटेड में आ चुका है। और अब हम देखते हैं अधिगम सीखना, यानी कि अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी, यानी कि हम किस विधि द्वारा कैसे सीख सकते हैं। ठीक है। तो हमारी पहली विधि क्या है? करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ये लर्निंग बाय डूइंग होता क्या है? तो हम जानते हैं कि बच्चे जिस कार्य को खुद करते हैं वे उस कार्य को जल्दी सीखते हैं। यानी कि आप किसी कार्य को करेंगे तो आप सीखेंगे। और एक मनोवैज्ञानिक फ्रोबेल है, उनके अनुसार क्या वो कहते हैं, देखते हैं कि क्रिया के द्वारा ही बच्चा किसी कार्य को सीखता है, इसलिए जहाँ तक संभव हो सके बच्चे को करके सीखने का अवसर दिया जाए। यानी कि अगर बच्चा गलती भी कर रहा है तो उसको करने दीजिए, वो करके ही तो सीखेगा। ठीक है। दूसरा बिंदु हम देखते हैं अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन। इसमें क्या कहता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को फिर से दोहराना या करना ही अनुकरण है। बच्चे अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं। अनुकरण अनजाने में जानबूझकर दो प्रकार से हो सकता है। यानी कि आप अनजाने में या जानबूझकर भी अनुकरण करते हैं। यानी कि बच्चा जब सीखा नहीं रहता तो पहले प्री प्राइमरी में जाता है तो उसे डॉट डॉट करके कोई भी अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है, कुछ भी सिखाया जाता है, डायग्राम सिखाते हैं, बताते हैं उसको, तो फिर वो अनुकरण के द्वारा ही तो सीखता है। उस बिंदु पर वो दोहराता है, फिर सीखता है। तीसरा बिंदु क्या है आपका? निरीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। बच्चे जिस वस्तु या चीज़ को खुद से निरीक्षण करते हैं, पता लगाते हैं, उसके बारे में वे जल्दी सीख जाते हैं और अस्थायी रूप से सीखते हैं, क्योंकि सभी ज्ञानेंद्रियाँ एक जगह एकत्र हो जाती हैं। जब बच्चा निरीक्षण करता है तो उसकी ज्ञानेंद्रियाँ एक जगह एकत्र होती हैं, यानी वह उस पर फोकस करता है कि क्या चीज़ है ये। ठीक है। चौथा बिंदु क्या है? परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग। यानी कि एक्सपेरिमेंट, नई नई बातों को खोजना भी सीखना है। परीक्षण करके
कई प्रकार की नई चीज़ें बातें सीख सकते हैं। ठीक है, पांचवा बिंदु आपका है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ग्रुप मेथड। आप सामूहिक विधियों के द्वारा भी सीख सकते हैं, जैसे सम्मेलन, विचार गोष्ठी विधि, वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, समूह अधिगम होता है। तो सीखने की क्रियावत व्यक्तिगत और सामूहिक विधियों द्वारा होती है। सामूहिक विधि अधिक उपयोगी होती है। सामूहिक विधियां निम्न हैं, जैसे वाद विवाद विधि। इसमें बच्चा अपनी सही और गलत बात व तथ्यों को अध्यापक के सामने रखते हैं और उसमें विचार विमर्श करते हैं। सम्मेलन एवं विचार गोष्ठी विधि, इसमें बालक बालिकाएं आपस में मिलकर अलग अलग चीज़ों पर विचार विमर्श करते हैं और लोगों के द्वारा बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक जीवन के विषय में बताया जाता है। कार्यशाला विधि क्या है? तो कार्यशाला विधि हम देखते हैं, इसमें सभाएं आयोजित की जाती हैं और अनेक विषय के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है समूह अधिगम। बच्चों को अब अलग अलग समूह में बांट दिया जाता है और वे आपस में अनेकों चीज़ों के विषय में एक दूसरे से चर्चा करते हैं और नई नई चीज़ों को एक दूसरे से सीखते हैं। ये आ गया आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, अधिगम या सीखने का नियम। हर परीक्षा में आता है, अधिकतर आता है, डिस्क्रिप्टिव भी आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। E.L. थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 मुख्य नियम एवं 5 गौड़ नियम दिए। सर्वप्रथम तो आप ये देख लीजिए थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए और कितने गौड़ नियम दिए। तो थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए जो मुख्य थे और गौड़ नियम दिए 5। तो हम जानते हैं मुख्य नियम कितने हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। अभ्यास का नियम उपयोग का नियम आ जाता है, अनुप्रयोग का नियम आ जाता है। ठीक है, अब गौड़ नियम में देखते हैं थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम थे, क्या थे? बहुप्रतिक्रिया का नियम, अवृत्ति या मनोवृत्ति का नियम, आत्मीकरण का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, अब सीखने अधिगम के प्रमुख नियम, तो जो आपने थॉर्नडाइक के मुख्य नियम या प्रमुख नियम देखे थे उन तीनों पे पहले देखते हैं। तो ये है तत्परता का नियम। पहला नियम क्या है? तत्परता, लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि हम कितना तत्पर हैं। यदि हम किसी कार्य को सीखने या करने के लिए तैयार हैं तो हम उसे जल्दी सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है, यानी कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना मतलब युद्ध को आधा विजय कर लेना है, यानी कि आप तत्पर होंगे तभी आप कार्य कर सकते हैं। दूसरा आपका है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस नियम को 2 भागों में बांटा गया है, यानी कि उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम। अभ्यास कभी करेंगे जब आप उपयोग करना जानते हैं, अनुप्रयोग करना जानेंगे। यदि कोई काम या कार्य को बार बार करते हैं, उस कार्य का अभ्यास करते हैं तो उसे जल्दी और सरल तरीके से सीख जाते हैं, ये उपयोग का नियम कहता है। अनुप्रयोग का नियम क्या कहता है? यदि हम लोग सीखे गए काम का बार बार अभ्यास नहीं करेंगे तो उसको कुछ समय के बाद भूल जाएंगे। तो अभ्यास का नियम हमें 2 प्रकार से बताता है कि आप उपयोग करके उस नियम को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं और अनुप्रयोग करके कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा नियम आपका क्या है? प्रभाव या परिणाम या संतोष का नियम इसको कहते हैं। यानी थॉर्नडाइक का जो मुख्य नियम है तीसरा, वो है प्रभाव या परिणाम संतोष का नियम जिसे कहते हैं। हम उस कार्य को बार बार करना चाहते हैं जिस कार्य का परिणाम हमें अच्छा प्राप्त होता है, और हम लोग उस कार्य को नहीं करना चाहते जिसमें हमें असफलता मिलती है। यानी कि आप अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं, आपको वो काम अच्छे लगते हैं जो आपके परिणाम अच्छे देते हैं, और जिसमें आपकी रुचि नहीं है और परिणाम अच्छे नहीं आते हैं आपको उसको कतई करने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, क्रो एंड क्रो के अनुसार, क्रो एंड क्रो महोदय ने क्या परिभाषा दी है और क्या बताया इस नियम के बारे में? सीखने की क्रिया में संतोष का स्थान महत्वपूर्ण है, यानी कि जब तक आपको संतोष की प्राप्ति नहीं होगी आप सीखने की क्रिया को महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे। ठीक है, यानी कि सीखने की क्रिया में संतोष का स्थान महत्वपूर्ण है। थॉर्नडाइक महोदय के गौड़ नियम कितने हैं? तो इनके सेकेंडरी लॉज जो होते हैं 5 हैं, तो इनको हम देखते हैं। पहला क्या है? बहु अनुक्रिया का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं। हम कोई नया कार्य करना सीखते हैं तब उसके लिए हमें बहुत सारी और विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं करनी पड़ती हैं। यह नियम प्रयत्न और भूल के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, दूसरा देखते हैं मानसिक दशा या मनोवृत्ति का नियम। किसी कार्य को करने में जैसा हम सोचते हैं या जैसी हमारी मनोवृत्ति होती है वैसे ही कार्य हम करते हैं या सीखते हैं, यानी कि आपकी जो मानसिक दशा होती है आप जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं। तीसरा आंशिक क्रिया का नियम या तत्वों की पूर्व समर्थता का नियम। यह नियम क्या कहता है? जब हम किसी कार्य को करते हैं तो अगर उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके किया जाए कार्य सरल और आराम हो जाता है। यह नियम अंत से पूर्ण की ओर के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चौथा नियम क्या है जो गौड़ नियम है थॉर्नडाइक का? सादृश्यता या आत्मीकरण का नियम। जब नवीन ज्ञान को प्राप्त किया जाता है तो पुराने ज्ञान को स्थायी अंग बना लेते हैं। इसलिए जब अध्यापक बच्चों को नई बात सिखाता है तो पहले सीखी गई बात से संबंधित करके ही बताता है। जैसे कि आपकी इंटर्नशिप लगती है या फिर आपने लेसन प्लान्स बनाए होंगे तो आप उसमें प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, यानी कि आप बच्चे को के पूर्व ज्ञान से लेते हुए आपको नवीन ज्ञान की तरफ जाना है, यानी उसको आत्मसात करना है। ठीक है, तो आप प्रश्न ऐसे पूछते हैं जैसे वो जानता है, बाद में वो आप बताते हैं कि हम आपको ये चीज़ें पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, पांचवा देखते हैं साहचर्य स्थानांतरण संबंधी परिवर्तन का नियम। यह नियम कहता है अगर 2 परिस्थितियां पूरी तरह से समान हैं या मेल खाती हैं तो स्थानांतरण 100% होगा।
पहले एवं नए स्थितियों में समानता होना ही साहचर्य स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, पहले एवं नए स्थितियों में समानता होना ही साहचर्य कहलाता है। मानसिक थकान क्या होती है? अब हम मानसिक थकान के बारे में जानते हैं। जब बहुत देर तक मानसिक कार्य करने की वजह से मस्तिष्क थक जाता है और फिर व्यक्ति कुछ कार्य नहीं कर पाता या करना नहीं चाहता तो उसे मानसिक थकान कहते हैं। और शारीरिक थकान क्या होती है? तो जब शरीर के कार्यों के करने की जो क्षमता होती है वो कम रह जाती है, शरीर के विभिन्न काम स्थिर पड़ जाते हैं और व्यक्ति आराम करने के लिए इच्छुक हो जाता है। तो प्रत्येक कार्य में थोड़ी बहुत शारीरिक और मानसिक थकान अवश्य आती है। ठीक है, तो हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, अधिगम सीखने के प्रमुख सिद्धांत। व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया सतत एवं जीवन पर्यंत चलती रहती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम के सिद्धांत निम्न हैं। थर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, लेविन्स्की का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको इन सारे सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।